ओके जी, हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक में है क्या मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। तो ऑब्वियसली ये सारी कहानी आपने हर जगह कहीं ना कहीं सुन रखी होंगी, लेकिन अगर हम एक जनरल केस की बात करें कि ग्रुप थ्योरी में चल क्या रहा होगा क्या, कहानी क्या है ग्रुप थ्योरी की। देखो है क्या, हमारे पास ना एक समस्या थी। ठीक है, एक स्टूडेंट था आया वो और कहता कि सर मेरे को ग्रुप थ्योरी बोरिंग लगता है, ग्रुप थ्योरी ना समझ में आता है, ग्रुप थ्योरी में ना मार्क्स आते हैं, ग्रुप थ्योरी तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, वजह क्या थी इसकी डिफिकल्टी की कि इसमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, रिजल्ट्स और फिर कोरोलरीज और थ्योरम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हर मोमेंट पे हर लेक्चर में हम देखेंगे 4-4 5-5 थ्योरम्स और रिजल्ट्स आएंगी। लेकिन हमारा तरीका अलग है, थ्योरम्स को भी करने का, रिजल्ट्स को भी करने का। हमने बेकार के चिक चिक झिक झिक नहीं पालने, जो काम ज्यादा जरूरी है वो करना है, मार्क्स आने चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो यही चीज हमने करनी है। अब दूसरी समस्या उसके सामने आई कि सर लिंकअप क्या है चीजों का, या रिलेशन क्या है। तो देखो एक चीज हम यहां से शुरू कर सकते हैं कि हमें जो ग्रुप थ्योरी पढ़नी थी ना, ग्रुप थ्योरी क्या करना था, हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट करना था। ठीक है, ये एक सेट था। ठीक है, ये एक सेट था जो हमें पढ़ना था। अब समस्या ये हुई कि सेट क्या होगा भाई, सेट में अगर फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो इनफाइनाइट सेट होगा। देखो मैं ये चीज मानकर चल रहा हूं, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी सुनी हुई है ये चीजें। ठीक है, अब आप ये सोचो सर पहले सेट के बारे में आप बताने लगे, पहले डिफाइन तो करो उसे। ये ऑलरेडी सारी धरती ने डिफाइन कर रखा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर वेल डिफाइंड की मीनिंग समझने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। पहले मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक सेट था, उस सेट में ऑब्वियसली फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर वो इनफाइनाइट था, मतलब मैं फाइनाइट भी ले लूं तो भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना फाइनाइट में भी। तो सेट क्या होगा भाई, सेट तो वो होगा ना जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों। ठीक है, अब अगर कोई ये बोले कि एक सेट को पढ़ो, इसका मतलब क्या है। अगर आपसे अब कोई ये बोले कि एक सेट को पढ़ो, इसका मतलब क्या है भाई, सेट के हर एलिमेंट को पढ़ो। ठीक है, सेट के हर एलिमेंट को पढ़ो, कौन सा एलिमेंट किस टाइप का है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक सेट में बेहद मतलब अत्यधिक एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया होगा एग्जिस्टेंस का। तो अब ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, प्यार भरे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, दिल टूटा हुआ, रिजेक्शन तो बहुतों को मिला होगा, एक्चुअली बहुतों को नहीं मिला होता। ठीक है, जिनको मिला वो आगे चले गए, देख लो हिस्ट्री उठा के। ठीक है, खैर हमारे पास क्या समस्या आई, हमें एक सेट पढ़ना था, इतना बड़ा सेट था। अब मैं सेट को कैसे पढ़ता, समझ रहे हो भाई, सेट को कैसे पढ़ता। सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मैं कहां तक पढ़ता। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि आप ना इस पूरे सेट को मत पढ़ो, आप कुछ हाफ ले लो, मतलब कुछ ऐसे ले लो, मतलब कुछ कम कर दो, समझ रहे हो, जिसमें एक मतलब बेसिकली सबसेट हो गया है। अब आप ना इस पूरे सेट को पढ़ने की जगह आप कुछ मत करो, बस इस सबसेट को पढ़ लो, क्योंकि इसमें भी वही सारे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स आपको चाहिए ना, जो एलिमेंट्स उसमें थे वही सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ये तो काम और अच्छा लग रहा है भाई, कंपैरेटिवली मेरे को यहां कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी और अब मेरे पास और भाई इंप्रूवमेंट दिखी। लेकिन एलिमेंट्स तो यहां भी बहुत सारे थे, यहां भी ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को तो ये चीज भी नहीं अच्छी लगी। मैं कहा अब मैं सबसेट ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक है भाई, मैं और कम पढ़ रहा हूं और छोटी चीज आ गई मेरे पास, लेकिन नहीं, अभी भी मेरे को टीडियस लग रहा है, अभी भी मेरे को बोरिंग लग रहा है, अभी भी तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसका भी तो कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक और समाधान इसका निकाला गया कि सेट को ना पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैं कहा पार्ट्स में मतलब, कहते पार्ट्स में मतलब पार्टीशन में। मैं कहा पार्टीशन में मतलब, कहते कुछ ऐसे डिवाइड कर लो कि आपके पास ना, जैसे ये है तो कुछ इसे ऐसे डिवाइड कर लो कि सब एक दूसरे का किसी के साथ इंटरसेक्शन ना हो, किसी भी पार्टीशन का। ठीक है, कुछ ऐसे।
अब इसका क्या फायदा हुआ, देखो पार्टीशन कर रहा हूं मैं आऊंगा इन सारी डेफिनेशंस वगैरह, कहानी जो भी चल रही है मार्केट में तो ठीक है कर ही लेंगे। हो क्या रहा है, एक इतना बड़ा सेट था, उसके इतने सारे एलिमेंट्स, इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, मैं उन्हें नहीं पढ़ सकता, तो मैंने क्या किया, एक छोटे सबसेट में उसे डिवाइड कर लिया, भाई छोटे में ले आया मैं उसे, अब मैं ऐसे पढ़ने लगा। लेकिन यहां भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, इनफाइनाइट सेट का सबसेट भी तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, तो आज भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए, तो अब यहां भी बहुत सारी समस्याएं थी। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं एक और नई इन्वेंशन नई डेफिनेशंस पर आया, जहां इस सेट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इसे पार्टीशंस में ले लिया। ठीक है, पार्टीशंस का क्या फायदा हुआ, यह फायदा हुआ कि जो भी इस टाइप के एलिमेंट्स थे ना, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स थे वो सब इसी पार्टीशन में आ गए। समझ रहे हो, जो भी इस टाइप के एलिमेंट्स थे वो इस पार्टीशन में आ गए। मतलब इस सेल में एक बुक है, बुक का नाम अब ध्यान नहीं आ रहा, एक इसको बोलती है, इसको एक सेल बोलती है, सेल बोलने तो हमें क्या करना है, हम सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी देने जो हम इनकी नामकरण याद करते रहे। ठीक है, तो एक ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो यहां आ गए। ये जो प्यार भरे एलिमेंट्स हैं इनको तो जगह ज्यादा चाहिए, आशिक ज्यादा है भाई मार्केट में। ये जो दिल टूटे हुए ना ये कम है, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें आ गए। अब एक और चीज अच्छी हुई यहां से, क्या चीज अच्छी हुई देखना ध्यान से, यहां कौन पढ़े, बहुत कुछ था, सब कुछ था, यहां कम था, लेकिन यहां और फायदेमंद था। क्या था, अगर मैं यहां पढ़ रहा होता तो पहले मैं इस एलिमेंट को पढ़ता, सर्कल था, ठीक है, अगले एलिमेंट को पढ़ता, वो भी सर्कल था, उसको भी पढ़ना पड़ गया मेरे को, फिर मेरे को ये पढ़ना पड़ गया रेक्टेंगल टाइप, फिर मेरे को ट्रायंगल, फिर प्यार, फिर रिजेक्शन, मेरे को सारे के सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस में पढ़ने पड़ गए। लेकिन यहां मेरे साथ एक हेल्प हुई, यहां सब कुछ मेरे को बना बनाया मिल गया। भाई ये खिचड़ी है, ये छोले हैं, ये चावल है, ये राजमा है, ये दही है, समझ रहे हो भाई। मतलब यहां अब मेरे पास एक पार्टीशन हो गया कि अब ना मेरे को एक सेल पढ़ लूं वो काफी है, वो सफिशिएंट है, क्योंकि एक सेल में सारे के सारे, यहां हजारों एलिमेंट्स थे वो एक सेल में आ गए, दूसरे सेल में 2000 एलिमेंट्स आ गए, तीसरे सेल में और 50,000 एलिमेंट्स आ गए एक तरह के, तो मेरे को एक सेल पढ़ लूं, बात खत्म। अब समस्या आई, मतलब इनफैक्ट समस्या लग रही है लेकिन समस्या तो हमारी सॉल्व हो रही है, कहानी अगर देखी जाए तो। लेकिन अब एक और नई कहानी बनी कि अब इसे पार्टीशन में कैसे डिवाइड करें। भाई मैं कैसे डिवाइड करूं अब इसे मैं पार्टीशन में, समझ रहे हो, मतलब मैं इसे अब कैसे लेकर आऊं पार्टीशन में, ये कहानी थी। फिर ये कहा गया कि अगर आपको ना पार्टीशन में लेके आना है ना, तो आपको कुछ रिलेशंस पढ़नी होंगी। हर सेट में पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, और हर कोई इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दे ये भी इतना आसान नहीं है। इस सेट को, इस पूरे सेट को डिवाइड करने के लिए कुछ रिलेशंस पढ़नी होंगी, और कुछ ही रिलेशंस ऐसी हैं जो इसका पार्टीशन कर सकती हैं। वो रिलेशंस कौन सी हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये वो रिलेशंस हैं जो अगर ये तीनों मिल गई एक साथ तो इस पूरे सेट को डिवाइड कर सकती हैं। एक ऐसी रिलेशन जो इन तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करे उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे जी धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन मैं एक समरी बता रहा हूं, एक नामकरण जो चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ग्रुप में, ठीक है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़नी थी। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी पढ़नी थी। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हो गई, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हो गई क्यों? क्योंकि ये वो तीन रिलेशंस हैं जो पूरे सेट को मेरे डिवाइड कर सकती हैं। एक नेचुरल पार्टीशन, एक टर्म आती है, कुछ बुक्स इसमें नेचुरल पार्टीशन यूज करती हैं कि नेचुरल पार्टीशन सिर्फ ये रिलेशंस कर सकती हैं इस सेट के साथ, समझ रहे हो। तो मजेदार बात क्या हुई कि अगर मुझे सेट पढ़ना है, बहुत कुछ था उसमें, तो किसी ने कहा सबसेट पढ़ लो, वो भी वही काम करता है काइंड ऑफ, सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कहा सबसेट भी बहुत मुश्किल है भाई, सबसेट मेरे को तो कुछ मजेदार चीज लाओ तो मैं पढ़ूं, वरना सबसेट भी भारी पड़ जाएगा। तो सबसेट के बाद उन्होंने क्या कहा कि कुछ पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर लो, उसे पार्टीशंस बोल रहे थे। पार्टीशन का फायदा ये था, इसका एलिमेंट इसमें ना चला जाए, इसका एलिमेंट इसमें ना हो, मतलब डिसजॉइंट हो, और इन सब पार्टीशंस का यूनियन वापस एक सेट ही बन जाए। ये पार्टीशन की कहानी थी। लेकिन पार्टीशन की भी एक समस्या आ गई, कौन पार्टीशन करेगा, कौन से सेट में पार्टीशन होगा? तो पार्टीशन सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन करेगी, और इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ ऐसे पार्टीशन करती है, जब एक सेल बना देती है ना तो उसे इक्विवेलेंस क्लास बोल दिया जाता है। इक्विवेलेंस क्लास वो सारे एलिमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेशन में आ जाएं,
मतलब ये एक प्यार भरा दिल था हमारे पास, जो अब इस सेट में पूरे में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन एक प्यार भरे दिल के साथ जो भी एलिमेंट होंगे जो लिंक्ड अप में आ जाएंगे, उन सब एलिमेंट्स को अगर मैं एक ही रूम में इकट्ठा कर दूं या एक ही सेल में इकट्ठा कर दूं, तो उस पूरे के पूरे सेल को इक्विवेलेंस क्लास बोल रहे थे। ठीक है, पूरी क्लास हो गई अब बेसिकली एक इसकी। ठीक है, हम आएंगे कि कैसे निकालते हैं, क्या करना है, वो कर रहा है, ये करना है। एक्चुअली एग्जाम्स के लिए नहीं है, मतलब आपको पता रहनी चाहिए, थ्योरी मजेदार है। और जेआरएफ का तो कोई लेना देना नहीं है इनसे, कि जेआरएफ तो आगे बहुत आगे जा रहा है इससे। एसएन डीएन से पूछेगा या फिर साइलो वगैरह से लेकर आएगा, और या फिर वो फील्ड रिंग में घुसाएगा आपको, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, नंबर थ्योरी पढ़ेंगे सब। ठीक है ठीक है, अब देखो अब क्या है हमारे पास, ये चीजें हमने पढ़ी। अगर हम ये पढ़ रहे हैं भाई इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब रिलेशन, इसका मतलब मुझे रिलेशंस पढ़नी थी। समझ रहे हो, मतलब देखो हुआ क्या, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। वैसे अगर हम देखें अपनी समस्याओं को, अपने जीवन की समस्या को, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट और कोर्स क्या कह रहा है, कोर्स कह रहा है चलो पहले सेट पढ़ते हैं, फिर रिलेशंस पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये नहीं बताएगा कोर्स। और हालांकि बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी ना। अब ऐसा लगेगा कि यार हाँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे को एक फाइनली एक सेट डिवाइड करना है, मेरे बस का नहीं है पूरे सेट चीजें पढ़ना। ठीक है, ये पूरी कहानी अब हम इसके थ्रू जानेंगे। लेकिन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब यहां से एबेलियन ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये सब का सब कैसे लिंक्ड अप होगा, ये अगले लेक्चर्स में देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सेट की बात करता हूं कि सेट क्या होता है। आप सबको पता है जो ये होता है, इनफैक्ट कोई भी आप बुक उठा लो, ठीक है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की इनफैक्ट उठा लो, मॉडर्न ले लो, रियल ले लो, या कोई भी आप बुक उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन लिख रखी होती है बेवजह, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इस लाइन पर तो फोकस किया जाना चाहिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बड़ी खूबसूरत एक बात निकल के आ रही है कि हर किसी को सेट का पता है, हर किसी ने लाइन रट रखी है, और ज्यादातर बच्चे सेट को कर भी देते हैं, लेकिन इसमें शायद ऑलमोस्ट 50% बच्चों को दिक्कत आएगी। इसमें क्या है वेल डिफाइंड का मतलब? वेल डिफाइंड का मतलब क्या समझते हो आप? फिर वही कहानी नहीं बोलनी हमने कि एक सेट जो वेल डिफाइंड हो उसे वेल मतलब जो एक सेट एक ऐसा जैसे डिफाइंड बोले वो वेल डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम। देखो वेल डिफाइंड के दो ही मतलब हैं, बस मुझे पता चल जाए कि उस सेट में कोई एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा। मतलब अगर एक सेट एस है, ठीक है, और एक एलिमेंट ए है, तो मुझे ये पता चल जाए कि ए आइदर बिलोंग करेगा एस में, और या फिर ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ये मतलब तो ये पता चल जाए या ये पता चल जाए। अगर ये दोनों केस पता चल गए तो मैं बोलता हूं मेरा जो सेट है ना वो वेल डिफाइंड है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, फर्स्ट टी इक्वल टू प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक सेट ले लिया आपने। ठीक है, ठीक है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने एक सेट ले लिया। क्या बोल रहा है ये? सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप पॉजिटिव इंटीजर उठाओगे भैया, ठीक है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर आप उठाओगे या तो प्राइम होगा या वो नहीं होगा। मान लो कि आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया 3, और किसी ने उठा लिया 7, किसी ने उठा लिया 27, किसी ने उठा लिया 1729। ठीक है, अब जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना तो मुझे देखते ही पता चल जाए कि वो इस सेट में आएगा या वो इस सेट में नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब मैं इस प्राइम पॉजिटिव इंटीजर को ले लूं, भाई मेरे को एक सच्चाई पता है ना, जो पिछली लाइन में मैंने बोली है ना, उसमें भी डिबेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं करोगे। देखो 3 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो ये बोल रहा है प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है, प्राइम है, तो इसका मतलब ये तो इस सेट में आएगा। बस आ गया ना, मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो वो वेल डिफाइंड है। 7 प्राइम नंबर है ना, वो आएगा, ठीक है। 27 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब इस सेट में नहीं आएगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेसिकली अभी भी वेल डिफाइंड हो गया। 1729 स्पेशल नंबर, कौन सा नंबर है बताओ जल्दी?
रामानुजन नंबर। अब ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इस सेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब मेरे को ये क्लियर हो जाए कि इस सेट में क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, तो मैं उसे बोल दूंगा कि भाई ये मेरे पास एक वेल डिफाइंड सेट है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट बात कि ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं। बस मुझे ये पता है कि हाँ, नंबर या तो प्राइम होते हैं या कंपोजिट होते हैं, तो प्राइम होगा तो इसमें आएगा, प्राइम नहीं होगा तो इसमें नहीं आएगा। लेकिन वेल डिफाइंड तो हुआ ना, तो इसका मतलब सेट है। लेकिन ये बताना आसान नहीं है कि इस सेट में कोई नंबर बिलोंग करेगा या नहीं, क्योंकि आधे बच्चों को भी ये नहीं पता था कि प्राइम है या नहीं है। प्राइम होगा तभी तो इसमें बिलोंग करेगा, प्राइम नहीं हुआ तो थोड़ी ना इसमें बिलोंग करेगा। लेकिन ना भी करे तब भी वेल डिफाइंड है। हमारी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, जैसे ये 2 raised to the power 2 raised to the power 17 + 1। भाई एलिमेंट तो ये भी है, पॉजिटिव है, बिल्कुल है। क्या प्राइम है? हमें पता ही नहीं करना कि प्राइम है या नहीं है। अगर हुआ तो इस सेट में जाएगा, नहीं हुआ तो इस सेट में नहीं जाएगा। लेकिन चीज क्लियर हो गई मेरी, क्या कि ये सेट वेल डिफाइंड है। मुझे पता चल गया कोई भी एलिमेंट के बारे में मैं श्योर हूं कि भाई इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो, एक और एग्जांपल देखो, कंफ्यूज ना होना, अभी थोड़ी देर बाद कंफ्यूज होना। ठीक है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। अब एक और आप सेट ले लो, n, ठीक है, ये ले लो, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, n क्यूब इज ग्रेटर देन 37 लेस देन 63। ठीक है, बताओ मेरे को अब इस सेट में क्या कहानी है। भाई सबसे पहले तो वही वाली कहानी है, क्या कि कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर n = 3 लूं, 3 3 9 3 27, नहीं आया। n = 4 लूं, 4 4 16 4 64, नहीं आया। तो फिर 2 1 भी नहीं आएंगे और 5 6 वाले भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। समझ रहे हो? मतलब वेल डिफाइंड की कंडीशन तो दो थी ना, या तो ए बिलोंग करे एस में या ए ना बिलोंग करे, तो ए आज नहीं बिलोंग करेगा कोई भी। लेकिन कंडीशन तो एक सेटिस्फाई हो गई ना, इसका मतलब वेल डिफाइंड तो हो गया ना। वो एक अलग बात है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 बन गया मेरे पास, एम्प्टी सेट बन गया। तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड सेट। भाई मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं एक क्लास का, मतलब सेट ले लो कोई भी। ठीक है, क्या कलेक्शन ऑफ, बताओ मुझे सेट है या नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास। अब कुछ लड़कों को तो एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे को भाई, एक क्लास में ना भाई, ठीक है, 25 लड़के थे, 25 लड़कियां थी। अब उन 25 लड़कियों में से कुछ लड़कियां इसमें डाली जाएंगी इस सेट में। ठीक है, तो अब इस सेट में जो भी लड़कियां आएंगी वो कौन सी होंगी? ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी। समझ रहे हो? समझ क्या रहे हो? समझ रहे हो? तो बताओ ब्यूटीफुल की क्या डेफिनेशन है, बताओ कौन सुंदर है, बताओ। किसी के लिए कोई भी सुंदर है, किसी के लिए कोई भी सुंदर नहीं है। समझ रहे हो भाई? किसी के लिए मतलब ब्यूटी का मतलब समझ रहे हो ना, ब्यूटी ब्यूटी है बस, हमें नहीं पता वो क्या है। किसी को कुछ भी सुंदर लग जाएगा और किसी को कुछ भी नहीं। आपको कोई और फ्लावर अच्छा लगेगा, मुझे कोई और फ्लावर अच्छा लगेगा। समझ रहे हो? आपको कुछ अच्छा लगेगा, मुझे। ब्यूटी ही डिफाइन नहीं है यहाँ पर। ब्यूटीफुल गर्ल्स तो बहुत दूर की बात हो गई। क्लास में था एक टिंकू, टिंकू कहता सर इसमें नेहा को डाल दो, नेहा सुंदर है। ठीक है, फिर था चिंकू, चिंकू कहता सर नहीं, नेहा को निकालो और कौन सी, रेखा सुंदर है। ठीक है, फिर एक और आया सर दीपिका सुंदर है, वो कहते नहीं सर दीपिका नहीं, कैटरीना। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट पर आते हैं अब कि मेरे को यही नहीं पता ब्यूटी का मतलब क्या है। समझ रहे हो भाई? मेरे पास ब्यूटी की तो एक डेफिनेशन तो हो ना, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो हो कि ब्यूटी मतलब जैसे होता है ना कि भाई पास और फेल होने का हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है। 10 में से अगर 4 से ऊपर आए तो पास, 4 से नीचे आए तो फेल, ये पता है। लेकिन क्या एक ऐसा फॉर्मूला है कि भाई 10 में से 6 से ऊपर वाली लड़कियां तो ब्यूटीफुल होंगी, 6 से कम वाली लड़कियां नहीं? ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट है मेरे पास, ये सेट है ही नहीं। मतलब ये सेट नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। मेरे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए था ब्यूटीफुल गर्ल्स, या मैं लिख देता कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स। मैं ये भी तो लिख सकता था, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास।
अब इंटेलिजेंट बताओ कौन है। अब वही वाली फिर से कहानी आ गई। इंटेलिजेंट को भी आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, जो 10 में से 9 नंबर लाए वो वाला इंटेलिजेंट है, या जो 10 में से 8 नंबर लाए वो इंटेलिजेंट है, या 10 में से, मतलब समझ रहे हो ना आप मेरा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं। इंटेलिजेंसी की आज डेफिनेशन नहीं है, ब्यूटीफुल की डेफिनेशन नहीं है, और जो भी है ऐसी चीजें उनकी डेफिनेशन नहीं है। और मतलब आप ये चीजें अगर एक स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेंगी तो मैं वेल डिफाइंड में नहीं डाल सकता इन्हें, ठीक है। इंटेलिजेंट आपके हिसाब से कौन है, नेट क्लियर कर जाए वो लड़की इंटेलिजेंट है, या जिसकी 98% है वो लड़की इंटेलिजेंट है। अब ऐसा भी होता है कई बार 98% वालियों के भी नहीं होते हैं नेट, और कई बार 60 और 70 वालों के भी नेट होते हैं। तो इंटेलिजेंसी का क्या क्राइटेरिया है ना आपके पास, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे कि भाई मेरे पास वेल डिफाइंड का मतलब है कि मेरे को पता हो इस सेट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। आज मेरे को नहीं पता नेहा, रुचि, शीशा, जो भी होती हैं लड़कियों के नाम, ठीक है, वो इस सेट में आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता चल रहा, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। एक और सेट ले लो आप, एक और सेट ले लो। कौन सा सेट, ये वाला सेट ले लो। कौन सा सेट था, n बिलोंग्स टू z, पॉजिटिव लोगे, चलो ठीक है। n इज ए लार्ज नंबर, ठीक है, नहीं ठीक, n इज ए लार्ज नंबर। बताओ जी, अब इस सेट में कौन सा एलिमेंट डालोगे आप, n इज ए लार्ज नंबर, बस कोई है कोई पॉजिटिव इंटीजर है ये ले लेना, बस पॉजिटिव इंटीजर, बस वो लार्ज नंबर होना चाहिए। ये सेट तो ये बोल रहा है। अब एक 6th क्लास के बच्चे से अगर आप इसका आंसर मांगोगे ना, तो 6th क्लास का बच्चा पता है क्या बोलेगा, 100 सर, 100 क्यों, 1000 भी तो बोल सकता है। फर्स्ट क्लास का 100 बोल देगा, 100 इज अ लार्जर नंबर सर, ये आएगा इसमें। 6th क्लास का बोलेगा 1000, 10th क्लास का बोलेगा सर करोड़, बीएससी वाला बच्चा बोलेगा मिलियन, एमएससी वाला बिलियन, जिसने नेट कर रखा होगा वो बोलेगा ट्रिलियन, और जिसने पीएचडी कर रखा होगा वो क्या बोलेगा, गैजिलियन। समझ रहे हो। तो मेरे पास आज एक लार्ज नंबर की ही कोई डेफिनेशन नहीं है, मेरे पास लार्ज नंबर ही वेल डिफाइंड नहीं है कि मैं इस सेट में कुछ आएगा भी या नहीं आएगा भैया, ठीक है। आई होप आपको सेट समझ में आया हो, इतना ज्यादा समझने वाला नहीं है, इसलिए मैं डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, फिर सारे एग्जांपल, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो सेट की कहानी खत्म हुई, लेकिन एक्चुअली में अभी कहानी खत्म कहां हुई, अब तो कहानी शुरू हो रही है, समझ रहे हो ना। अब तो हम सेट पढ़ा है, अब सेट के बाद 2 सेट पढ़ते हैं। 2 सेट मतलब एक सेट ए ले लो, एक सेट बी ले लो, इसमें भी 2 एलिमेंट्स ले लो, इसमें भी 2 एलिमेंट्स ले लो, ए क्रॉस बी ले लो, क्या होगा, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो आने चाहिए, चीजें बेसिक हैं। ए से बी में जाऊंगा, ए का कोई एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट के साथ, 1 3 1 4, ठीक है, 1 3 1 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल लो, क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, ए क्रॉस बी आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अब देखो एक कहानी क्या है कि कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, कोई भी आप सबसेट उठा लो, कोई भी, उसे आर बोलते हैं। आर मतलब उसे रिलेशन बोलते हैं। समझ के बात या नहीं समझे, ठीक है। ये तो दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं होनी चाहिए बात। देखो रिलेशन का मतलब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कोई सबसेट है, रिलेशन का मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये। फंक्शन का मतलब पता है आपको, फंक्शन एक यूनिक रूल यहां का किसी एक के साथ, समझ रहे हो भाई, एक यूनिक होना चाहिए वो रूल, मतलब एक रूल है यहां पर। फंक्शन एक फंक्शन जो भी होगा डोमेन को डोमेन में, मतलब समझ रहे हो ना, एक मशीन टाइप, इनपुट आउटपुट, समझ रहे हो। तो बेसिकली फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो भी होगा उसमें एक रूल सेटिस्फाई होगा। लेकिन रिलेशन की जो कहानी है ना वो अलग है। रिलेशन क्या है, रिलेशन एक रूल सेटिस्फाई नहीं करता है। रिलेशन में कोई रूल नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कैसे जाओ कहीं से जाओ। मतलब हो सकता है कि यहां के सारे एलिमेंट्स एक पर ही चले गए, या फिर हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट किसी पर गया ही नहीं, समझ रहे हो। या फिर यह भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स आधे इस पर चले गए, आधे उस पर चले गए, कोई रोक टोक नहीं है। रिलेशन मतलब कोई रोक टोक नहीं है कैसी भी। जैसे 1 गया 3 पर,
ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसमें से रिलेशन निकालता, कोई पहली रिलेशन लेता, एक तो रिलेशन यही है फाई, फाई क्योंकि सबसेट है किसका, हर किसी का होता है, तो ए क्रॉस बी का भी होगा, तो एक रिलेशन तो यही हो गई फाई। दूसरी रिलेशन इसमें से कुछ भी उठा लो। एक बच्चा कहता सर बस मैं तो यही उठाऊंगा, मैं कहा ठीक है कोई नहीं, 1 3। इसको अब कैसे देखोगे, एलिमेंट से 1 2 3 4, 1 3 पर चला गया, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेशन है, कोई रूल नहीं है कि यहाँ का कोई एलिमेंट छूटे ना छूटे बचे, समझ रहे हो। कोई और रिलेशन भी कोई और भी हो सकती थी, R3 मैं बोल देता 2 4, ठीक है, तो 2 4 पर चला जाता, ठीक है, ये भी एक रिलेशन हो गई, ठीक है। तो रिलेशन मतलब सबसेट ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके जी, तो अब हम अपनी रिलेशन स्टार्ट करते हैं, हम अपने रिश्ते इंप्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये सब रिलेशन अब हम देखेंगे कुछ इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। देखो हमने एक चीज देख ली, क्या देख ली हमने, क्रॉस प्रोडक्ट देखा। एक ए अगर सेट हो, ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूं, एक ए सेट ले रहा हूं, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए ऑब्वियसली। ए क्रॉस ए ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी बोलना है, ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा उसे आर बोलेंगे, मतलब रिलेशन। तो कोई भी एक ऐसी मैंने रिलेशन ले ली ए क्रॉस ए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी, जब इफ, कब होगी ऐसे लिख लेते हैं, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है पता है, ऐसे समझ रहे हो, दिल में जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है तो सीधा दिल तक पहुंचनी चाहिए। इफ फॉर ऑल ए, फॉर ऑल मतलब उस सेट के हर एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी है ये, उस सेट के हर एलिमेंट में। ए में मान लो 1 और 2 एलिमेंट होते तो 1 पर भी अप्लाई होगी, 2 पर भी। ए में आज 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, समझ रहे हो। इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयर मतलब एक पेयर ऐसा बिलोंग करना चाहिए आर में, समझ रहे हो। मतलब दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस ए की बात कर रहा हूं ना मैं। अगर मान लो ए मेरे पास 1 और 2 होता, ठीक है, तो ए क्रॉस ए में कैसे निकालता भाई, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, समझ रहे हो। ये है ए कॉमा ए, मतलब जो सारे सेम वाले एलिमेंट आ गए ना, 1 1 और 2 2, मतलब ये और ये, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की ये बात कर रही है, समझ रहे हो। कौन कर रही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रही है कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रही है मैं क्या हूं, मैं ये हूं कि कोई भी सेट का जो भी एलिमेंट होगा ना, सब जो भी सेट के एलिमेंट्स होंगे उन सब के जो भी डायगोनल पेयर बन रहे होंगे वो उस रिलेशन में आने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे बोल देना, समझ रहे हो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब अगर सेट में 1 2 3 एलिमेंट होते तो डायगोनल पे कौन कौन से आते, पहले 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 1 1 1 2 1 3, ऐसे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे भी ठीक है फिर, ठीक है। क्या बोल रही है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए दिस, मतलब एक तो बात ना निकल जाती है कई बार कि हर एलिमेंट के लिए ना ये डायगोनल पेयर उस आर में आना चाहिए। मतलब कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, ये और ये और ये तो जरूर आना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब बताना, इनमें से अब हम चेक करेंगे, ठीक है, इनमें से अब हम चेक करेंगे कौन सी रिलेशंस हमारी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। पहली देखो फाई, बड़ी खूबसूरत है ये फाई रिफ्लेक्सिव, मतलब फाई जो रिलेशन है इसको आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। भाई ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी वो क्या कह रही है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स अलाउड करो, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, समझ गए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 1 2 2 3 3, ये एक रिलेशन है, ये जो सारी है ना ये आर, इन्हें रिलेशंस मान लो, R1 बोल लो, R2 रिलेशन बोल लो, R3 R4 R5 R6 R7 R8, ठीक है। तो एक रिलेशन फाई थी वो रिफ्लेक्सिव नहीं थी,
दूसरी रिलेशन 1 1 2 2 3 3। अब 1 1 हो 2 2 हो या 3 3 हो, मतलब क्या है भाई, मेरे पास डायगोनल पेयर आ गए। अब जब डायगोनल पेयर मेरे पास आ गए, मतलब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बस बात खत्म, मेरे को किसी और चीज की दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हो, बस डायगोनल पेयर चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब डायगोनल पेयर्स आ जाए मेरे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 2 1 1 3 3 1। इनसे अभी तक मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को नहीं चेक करने क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को तो तब तक चलते रहना जब तक मेरे को अपने बेसिकली डायगोनल पेयर्स देखने हैं। डायगोनल कहां है, डायगोनल कहां है, डायगोनल कहां है, अच्छा ये रहा डायगोनल, लेकिन 1 1 और 3 3 कहां है। अब एक बच्चा बोलता सर आ तो गया डायगोनल में से एक पेयर, एक नहीं बोल रहा ना, वो ये बोल रहा फॉर ऑल, वो बोल रहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सेट के हर एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू हो, 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, तो इसका मतलब ये मेरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 1 मुझे नहीं देखना कुछ, 1 3 1 2 2 3 नहीं भाई, समझ रहे हो। डायगोनल पेयर्स कहां है मेरे, 1 2 2 1 2 3, 1 1 आ गया, ठीक है, 2 1 आ गया, वेरी गुड, 3 3 कहां है, बस रह गई बेचारी थोड़ी सी है ना रिफ्लेक्सिव। 1 1 आया बस, 1 1 आ गया, 2 2 3 3 कहां है, ए क्रॉस ए तो बनाई थी यहां, ठीक है, ए क्रॉस ए ये रही, 1 1 आ गया, ठीक है, 2 2 आ गया, ठीक है, 3 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ए क्रॉस ए क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये चीज आई समझ में, आनी चाहिए, ना भी आई हो तो आनी चाहिए। ए मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है भाई, मेरा हर डायगोनल पेयर इंक्लूड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ठीक है जी। मैं अब इस कहानी को भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, अब इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिल्कुल सही समझे आप लोग, बिल्कुल उसका उल्टा। अब क्या होगा, आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए पर जो डिफाइन है, वो इररिफ्लेक्सिव कब होगी, इफ, फिर से कितना इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया मैंने, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझे अब मतलब क्या है, मतलब हर सेट का हर एलिमेंट का पेयर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी डायगोनल एंट्री अब ना आए भाई, कोई भी डायगोनल पेयर ऐसे ना आए उस रिलेशन में, तो मैं बोलूंगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ रहे हो, जैसे फाई रिफ्लेक्सिव है नहीं है। अब देखो मैं आ रहा हूं इन सब पे रिफ्लेक्सिव पे, लेकिन एक और कहानी अब आप सुन लो या समझ लो या जो करना है वो कर लो। इसके बारे में सुना है, वैक्यूअस ट्रुथ बोलते हैं या फिर वोकेशनल ट्रुथ्स भी बोलते हैं कहीं, ठीक है। वैक्यूअस ट्रुथ क्या होता है, किसी चीज, ये ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ अगर ये बिलोंग करेगा तो फिर ये अगर नहीं हुआ तो मैं डिस्कार्ड करूंगा, लेकिन अगर इफ ही नहीं बिलोंग किया तो फिर डिस्कार्ड करने की कोई वजह नहीं हुई, ठीक है। कोई भी अब स्टेटमेंट आएगी, जो फाई होता है ना, ये क्या है भाई, याद करने के लिए बताऊं तो ये इररिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, एसिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है फाई, बस रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, मतलब ये सारी चीजें क्यों होता है, क्योंकि ये बोल रहा है इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहां पर कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं इसे डिस्कार्ड कैसे करूंगा। तो इसका मतलब जब मैं इररिफ्लेक्सिव चेक करूंगा ना, इररिफ्लेक्सिव जब मैं चेक करूंगा तो पहला क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। इन्हें वैक्यूअस ट्रुथ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या बोल रहा है, 1 1 आ गया और वो कह रहा है कोई भी डायगोनल एंट्री ना आए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास ए है 1 और 2, मैं अगर ए क्रॉस ए निकालता क्या आता, 1 1 1 2 2 1 2 2, ये है। तो बेसिकली मेरे पास ये जो डायगोनल एंट्री है ये नहीं आनी चाहिए थी। समझ रहे हो, मतलब 1 1 और 2 2 इनमें से कुछ भी ना आए और उसके अलावा कुछ भी आ जाए, तो ये तो 1 1 पहले दे दिया, इसका मतलब ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ रहे हो जी, ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखो 1 2 कोई दिक्कत नहीं, 2 1 कोई दिक्कत नहीं, 1 3 3 1 2 2 आ गया। समझ रहे हो भाई, कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर ना आए, वो बोल रहा फॉर ऑल के लिए, तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखो 3 1 1 3 1 2 2 3 3 2, वेरी गुड, ना तो 1 1 आया, ना 2 2 आया, ना 3 3 आया, इसका मतलब इररिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट 1 2 2 1 2 3 ये आ गया, इसका मतलब इररिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 1 2 3 1 1 ये आ गया, इसका मतलब इररिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 आ गया भाई, इसमें तो डायगोनल आ जाते हैं सारे, 1 1 2 2 3 3, कोई भी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और कौन सा ए कॉमा ए, सेट के अंदर का हर एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी लगेगी ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट इररिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव भी अगर हो गया तो अब नेक्स्ट कौन सा है भाई, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक तो आसान है, समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक तो आसान है, सबको आता है। क्या है, इफ सिमेट्रिक में दो केस वाली कहानी आ जाएगी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब एटलीस्ट दो एलिमेंट्स तो हों, अगर एक हुआ तो चेक ही क्या करना, फिर उसे सिमेट्रिक वैक्यूज ट्रुथ के हिसाब से, कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज, अच्छा मतलब फॉर, देखो इफ अभी रहने दो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में हो, देन बी कॉमा ए भी आर में आना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब अगर ए बी आर में है ना तो बी ए भी आर में होगा, और ए और बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। मतलब ए बी अगर आर में है तो बी ए भी होगा, ठीक है। सिमेट्रिक देखते हैं अब। फाई ऑब्वियसली फिर से क्या है, फाई वो बोलता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दो एलिमेंट होंगे, ये दो एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब तो मैं फाई को तो डिस्कार्ड करने का सवाल ही नहीं आता। फिर से मेरे पास क्या आ गया, मैं फिर से चेक कर रहा हूं किसको, सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक, तो फाई मेरा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फाई सिमेट्रिक है, 1 1 2 2 3 3। अब देखो मेरे पास क्या हुई, कहानी क्या चल रही है, अब मेरे पास डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ए मेरे पास फिर से वही 1 2 वाली कहानी है, ए क्रॉस ए मैंने देखा 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है, ये 2 2 ही है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता मैं ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए, और मैं डायगोनल्स को भी ना मैं सिमेट्री मानता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन ये कह रही है कि मैं डायगोनल्स को भी सिमेट्रिक मानता हूं। 1 1 मतलब वो उल्टा भी करोगे तो भी 1 1 ही है, समझ रहे हो। मतलब क्या है कि ये डायगोनल्स को अलाउ कर रहा है, ये डायगोनल्स को अलाउ करता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई। मतलब डायगोनल्स अलाउड होंगे इसमें, ये डायगोनल्स को इंक्लूड करेगा, कहने का मतलब ये है, सिमेट्री अलाउड करेगी। ये है जैसे 1 1 2 2 3 3 बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है, ठीक है। 1 2 है, देखना अब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है, 2 1 है। 1 3 अगर है तो 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है। 2 2 को भी अलाउ कर रहा है भाई, डायगोनल तो अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्री भी है। 3 1 है तो 1 3 भी होगा, ठीक है, वेरी गुड। 1 2 है तो 2 1 कहां है, शिट, समझ गए ना भाई। 1 2 आज आ गया, ए और बी आ गया आर में, तो इसका मतलब तो ये था ना कि बी कॉमा ए भी आना चाहिए था, तब ये सिमेट्रिक होती। लेकिन बी कॉमा मतलब ए, मतलब अगर मैं इसे 1 2 बोलूं तो 2 1 भी आर में आना चाहिए था, लेकिन दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं होगा भाई, सॉरी, अगर नहीं होगा तो ऐसा वाला साइन लगाती है ना दुनिया, ठीक है। 1 2 2 1, वेरी गुड, अच्छा लगा यहां तक। 2 3 का 3 2 कहां है भाई, डायगोनल से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 2 3 का 3 2 ऊपर वाले में तो मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट 2 1 है तो 1 2 कहां है भाई, गड़बड़ हो गई। 2 1 है तो 1 2 नहीं है, ठीक है, सिमेट्री नहीं है। 1 1 ठीक है, चल जाएगा, डायगोनल अलाउड है। 2 1 है तो 1 2 चल जाएगा, मतलब सिमेट्री हो गई। 2 1 1 2, 2 3 का 3 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ए क्रॉस ए, बताओ जी, अब ए क्रॉस ए, ये रहा एक ए क्रॉस ए, हर ए क्रॉस ए के लिए ट्रू होती है चीज, तो इधर 3 क्रॉस 3, इधर 2 क्रॉस 2 है। 1 2 है तो 2 1 है, ये चल गया, और डायगोनल एलिमेंट्स अलाउड कर ही रहा है, इसका मतलब ये होगा ही होगा, ठीक है। कितना अच्छा था ये तो, है ना। अब नेक्स्ट देखो, डिफरेंस समझना। सिमेट्री चलो ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन अब एंटी सिमेट्री भी बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, पता नहीं क्यों दुनिया को कंफ्यूजिंग लगती है या होती ही है, समझ रहे हो। चलो देख लेते हैं फिर क्या है ये कहानी। अब तक की चीजें तो क्लियर है ना जी, मतलब सिमेट्रिक में डायगोनल पेयर्स अलाउड होंगे, सिमेट्री कहती है मैं डायगोनल्स अलाउ करूंगी, ठीक है। ए बी का बी ए तो होना ही चाहिए, और डायगोनल्स भी अलाउड होंगे। अब एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं, वही कहानी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। समझना अब इस बात को, यहां पे डेफिनेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले बात समझो। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, वो कहती है मैं एंटी हूं, एंटी नहीं हूं, एंटी हूं।
सिमेट्रिक की उल्टी हूं। जो सिमेट्रिक कर रहा था ना आपके साथ, जो सिमेट्रिक ने किया, मैं बिल्कुल उसकी उल्टी हूं। लेकिन फर्क क्या है, एंटी सिमेट्रिक में फर्क क्या है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स, देखो जैसे मैं डेफिनेशन ही लिखूं, ये कहती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता है कि अगर ए बी आर में आ गया ना तो बी ए कभी नहीं आएगा। ये बोल रही है, ये समझो, ऐसे समझो इस लाइन को। कहती है कि अगर ए बी आ गया ना आर में तो बी ए कभी नहीं आने दूंगी मैं। ये एंटी सिमेट्रिक ये कह रही है कि अगर ए बी आ गया ना आर में तो मैं बी ए को कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन अगर आप करो कि नहीं जबरदस्ती है, हमें बी ए भी चाहिए ही चाहिए, एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होता है कि बी ए भी आर में आ गया तो फिर क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। ये अब एंटी की शर्त आ गई, समझ रहे हो ना। मतलब ए बी तो सेट से आए, ठीक है, अच्छे लगे। ये कहता अगर ए बी आ गया ना आर में तो बी ए कभी नहीं आएगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कह रही है बी ए कभी नहीं आएगा, लेकिन कोई जबरदस्ती करे कि नहीं बी ए को भी डालो तो फिर ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कह रही है। इसका मतलब देखो हुआ क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स को ये अलाउ कर रही है ना। मतलब जैसे 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ए क्रॉस ए ही मान लो इसे, ठीक है, ए क्रॉस ए। 1 2 आ गया तो 2 1 नहीं आएगा, समझ रहे हो भाई। 1 2 आ गया ना तो 2 1 इसमें नहीं आएगा। 1 1 और 2 2 तो आ सकते हैं, 1 2 अगर आ गया तो 2 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब ये यहां पर एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहां से देखते हैं ये फिर से फाई बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, फाई मेरे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, फाई मेरे पास एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट R2 1 1 2 2 3 3, देखो यही चीज थी बस यहां पर इंपॉर्टेंट, एंटी सिमेट्रिक डायगोनल्स को अलाउ करती है। एंटी सिमेट्रिक को डायगोनल से कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रही है अगर, चलो आगे देखेंगे कि डायगोनल्स को अलाउ करती है, ठीक है। तो अभी आप ऐसे जाने दो इसे। नेक्स्ट 1 2 आ गया ना तो अब एंटी सिमेट्रिक क्या कह रही है, मैं 2 1 को कभी नहीं आने दूंगी, समझ रहे हो। वो यही बोल रही है कि अगर 1 2 आ गया तो मैं 2 1 को कभी नहीं आने दूंगी। अगर फिर भी आप कहते हो कि नहीं 2 1 भी लिखेंगे हम रिलेशन में, तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब 1 इक्वल टू 2 हो। लेकिन क्या आज 1 इक्वल टू 2 है? नहीं है। तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 ठीक है आपने रख दिया, लेकिन अगर 1 3 को आने दे रहे हो ना तो मैं 3 1 को कभी नहीं आने दूंगी। लेकिन अगर 3 1 आएगा तो 1 इक्वल टू 3 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये एक ही एग्जांपल से डिस्कार्ड हो जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। 3 1 को मैं आने दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 1 आ गया है तो मैं 1 3 को नहीं आने दूंगी, मैं एंटी सिमेट्री हूं। लेकिन अगर 1 और 3 आ गया है, जबरदस्ती डालोगे तो 1 इक्वल टू 3 होना चाहिए। लेकिन हमें कुछ चीजें पता है ना कि 1 इक्वल टू 3 नहीं होता है। नेक्स्ट 1 2 आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 2 1 को मत आने देना। आप 2 1 भी भेज दिया आपने तो 1 और 2 को इक्वल करो, लेकिन ये नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट 2 1 बताओ जी, अब नेक्स्ट रिलेशन बताओ, ये अच्छी है। 2 1 है ना, तो एंटी सिमेट्री कहती है 1 2 को मत आने देना। मैंने कहा ठीक है, 1 2 नहीं आया, मैंने पूरी रिलेशन चेक कर ली, समझ रहे हो ना ये चीज। 1 2 नहीं आया। नेक्स्ट है 2 3, भाई एंटी सिमेट्री कहती है 3 2 को मत आने देना, भाई ठीक है, वेरी गुड, नहीं आए 3 2। नेक्स्ट 1 1 अलाउड है, डायगोनल एंट्री अलाउड है, तो ये क्या हो गई मेरे पास, एंटी सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 डायगोनल एलिमेंट्री अलाउड है। 2 1 आ गया तो 1 2 को मत आने देना भाई, 2 1 आ गया और 1 2 आ गया, 2 1 भी आ गया 1 2 भी आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी हो, लेकिन a इक्वल टू बी नहीं है। इसका मतलब एंटी सिमेट्री नहीं है। a क्रॉस a, इसमें तो 1 2 है और 2 1 है, और 1 2 की जगह अगर 2 1 आ गया तो 1 और 2 इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। मजा आया एंटी सिमेट्री में। एंटी सिमेट्री में अगर मजा आया तो ए सिमेट्री में भी मजा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ए सिमेट्री कहती है मैं भी बिल्कुल उल्टी हूं, मैं सिमेट्री की उल्टी हूं। ए सिमेट्री फिर से वही वाली बात, ये सब बोल रही है मैं सिमेट्री की उल्टी हूं, लेकिन जो अपनी अपनी शर्त लगा देती हैं बाद में, ठीक है। जैसे सिमेट्री कहती भाई मैं तो उल्टा, सिमेट्री तो बात ही खत्म हो गई। हमने सिमेट्रिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह देखी लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। आप लोगों ने जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा JRF वाला, आप लोगों को पता चल रहा होगा वहां पर कि हमने सिमेट्री बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां भी वही था, f of uv इक्वल टू f of vu, ठीक है, f of uw इक्वल टू f of w, ठीक है। तो सिमेट्री का तो हर किसी को पता है, लेकिन एंटी सिमेट्री मतलब
भाई एंटी सिमेट्री कहती मैं सिमेट्री की बिल्कुल उल्टी हूं लेकिन मैं डायगोनल अलाउ कर दूंगी। एसिमेट्री कहती मैं भी सिमेट्री की बिल्कुल उल्टी हूं लेकिन डायगोनल्स अलाउ नहीं करूंगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी आ गया ना आर में, इफ ए बी आर में आ गया तो इंप्लाइज कि बी ए कभी नहीं आएगा। समझ रहे, समझ गए ना, मतलब बी ए कभी भी नहीं आएगा। मतलब घटते हुए क्रम में चल रही हैं ये। सिमेट्रिक में काफी सारी चीजें आ रही थी, डायगोनल्स भी आ रहे थे और बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में सिर्फ डायगोनल्स और उल्टा हटा दिया और एसिमेट्रिक में डायगोनल्स भी हट गए। समझ रहे हो, तो अगर ए भी आ गया ना तो बी ए नहीं आएगा, बात खत्म, और डायगोनल्स भी नहीं आएंगे। फर्स्ट फाई तो उसी वाली कहानी, वही वाली कहानी चल रही है ना भाई हमारी, ठीक है। मैं नेक्स्ट लिखता हूं पहले एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का एक और कॉलम, जगह हमारे पास कम है, समझ रहे हो, ठीक है। फाई एसिमेट्रिक है, क्यों, ये बोलता है इफ ये होगा, इफ मतलब एलिमेंट इन्हें डिस्कार्ड कहां से करूं, ठीक है, वैक्यूज ट्रूथ बोल सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 एसिमेट्रिक कहती है मैं डायगोनल नहीं आने दूंगी भाई, काट दो। 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 डायगोनल नहीं आने दूंगी भाई, काट दो, ठीक है। 3 1 1 3 1 2 2 3, ठीक है, डायगोनल तो है नहीं। अब देखो नेक्स्ट, ये कहती 3 1 आ गया ना तो 1 3 नहीं आने दूंगी, बात खत्म, यही बात खत्म। एसिमेट्री कह रही है मैं बिल्कुल उल्टी हूं सिमेट्री की, ए बी आ गया ना तो बी ए नहीं आने दूंगी, तो मतलब 3 1 आ गया ना तो 1 3 नहीं आने दूंगी, बात खत्म। नेक्स्ट 1 2 आ गया तो 2 1 नहीं आने दूंगी, बात खत्म। 2 1 आ गया तो 1 2 नहीं आने दूंगी, ठीक है, नहीं आया। 2 3 आ गया तो 3 2 नहीं आने दूंगी, ठीक है, नहीं आया। 1 1 आ गया, डायगोनल तो मैं अलाउड ही नहीं कर रही, आपने कैसे लिख दिया, एसिमेट्री ऐसे बोल रही है, ठीक है। 1 1 यहां फिर अलाउड कर दिया भाई, और ए क्रॉस ए में तो सारे सारे डायगोनल होते हैं, वो तो अलाउड है ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी एसिमेट्री नहीं निकली फाई के अलावा, ठीक है। आप ऑब्वियसली बना सकते हो कोई भी रिलेशन, तो ठीक है ना, खैर ऑब्वियसली पॉइंट समझ में आना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कह रही है, मैं ए बी आ गया आर में तो बी ए भी आएगा आर में, और डायगोनल एलिमेंट्स में अलाउ करूंगी। एंटी सिमेट्री क्या कह रही है कि अगर ए बी आ गया ना आर में तो मैं बी ए को नहीं अलाउ करूंगी, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि बी ए भी आएगा तो फिर ये शर्त तभी लागू है जब ए इक्वल टू बी हो। इसका मतलब वो 1 1 2 2 3 3 को अलाउ कर रही है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स एंटी सिमेट्रिक में अलाउड हैं। फिर नेक्स्ट कहानी शुरू हुई एसिमेट्रिक की, वो कहती मैं बिल्कुल उल्टी हूं भाई सिमेट्री की, सिमेट्री की बिल्कुल उल्टी। सिमेट्री डायगोनल अलाउ कर रही थी ना, एसिमेट्री बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल विपरीत है एसिमेट्रिक। और कई बार बच्चों को लगता है सिमेट्री का उल्टा है एंटी सिमेट्रिक, कई बार लगता है, बिल्कुल उल्टा एसिमेट्रिक है, वो डायगोनल बिल्कुल नहीं अलाउ कर रही। 1 2 आ गया तो 2 1 नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो, और डायगोनल अलाउड है ही नहीं, डायगोनल्स अलाउड नहीं है यहाँ एसिमेट्रिक में, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो आसान है ना, अब ट्रांजिटिव तो सबको पता है, इन्हीं में कंफ्यूजन होती थी अब तक की जितनी होगी ना, जिन्हें दिक्कत हो रही थी इन्हीं में हो रही थी, ट्रांजिटिव में नहीं हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव क्या होती है, फिर से वही कहानी, इफ फॉर ऑल ए कोमा, ठीक है, देखो अब क्या है, ए कोमा बी अगर आर में आ गया, इफ है ये, इफ लगेगा, ए कोमा बी आ गया एंड बी कोमा सी आ गया, ये आर है भाई, क्या चल रहा है, ट्रांजिटिव चल रही है। इफ ए कोमा बी आ गया आर में एंड बी कोमा सी आ गया आर में, देन ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए, मतलब बी से बी गायब, ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, डिस्कार्ड सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके पास ए बी और बी सी हो आर में और ए सी ना हो, समझ रहे हो। जैसे फाई, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, फाइव में है कोई एलिमेंट नहीं, तो डिस्कार्ड कैसे करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर मैं देखूं तो फाइव क्या है, फाइव वाले कॉलम चल रहा ना ये, ठीक है, जो भी है, चलो फाइव मतलब ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट R2 1 1 2 2 3 3, देखो मेरे को ए और बी चाहिए थे, वही नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहां तो वो सब है ही नहीं है, इसीलिए तो वैक्यूज ट्रूथ स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ये, कि अब ये ट्रू है कि ये मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगी, जब मेरे को ये दो चीजें तो मिल जाएं, ये मेरे को दो चीजें मिल जाएं और मेरी तीसरी चीज मुझे ना प्राप्त हो,
समझ रहे हो? मतलब ट्रांजिटिव को कब डिस्कार्ड करोगे? देखो एक रिलेशन बनाकर देख लो यहीं पे, R इक्वल टू 1 2, ठीक है, 2 3, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखो अब इस रिलेशनशिप को, समझ रहे हो? इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, मतलब 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, मतलब 1 और 2 R में होंगे, ठीक है, हैं R में, तो B मतलब पहले इस पेयर का दूसरा एलिमेंट और इस दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट, मतलब B से ही कहानी शुरू हो, मतलब 2 से ही कहानी शुरू हो, तो 2 3, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, ये तो इफ थे ही भाई, इफ मतलब ये तो होने ही चाहिए। अगर BC बिलोंग्स टू R करके जो कि कर रहा है 2 3 R में है, देन इंप्लाइज, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, इससे पहले तो देखनी नहीं थी, अब इंप्लाई करेगा कि A और C भी R में बिलोंग करेगा, मतलब 1 और 3, मतलब 1 3 इस R में होना चाहिए था। अगर ये होता तो ट्रांजिटिव होती, लेकिन आज ये इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगी, समझ रहे हो? लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है सॉरी, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना, गला खराब हो रहा है, ठीक है। देखो 1 1 2 2 3 3, इसमें तो मेरे पास AB होता, BC होता, फिर AC आता, लेकिन इफ वाली ही चीज नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव होगी, मैं डिस्कार्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। 1 2 है, ठीक है, 2 के बाद वाली चीज देखो 2 1 है, ठीक है, 1 1 होना चाहिए था, फिर 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरे पास ट्रांजिटिव नहीं है, समझ रहे हो ना? 1 2 ठीक है, 2 1 भी ठीक है, फिर 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है, 1 3 ठीक है, 3 1 ठीक है, 1 1 नहीं है, ठीक है, 3 1 है, 1 3 है, तो क्या 3 3 है? वो नहीं है। 1 2, समझ रहे हो ना, यहां पर 3 3 होना चाहिए था, वो नहीं है। 1 2 2 3 1 3, वो देखो इस पेयर में देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसमें तो है 1 2 है, 2 3 है, समझ रहे हो ना ये चीज? 1 2 R में है, 2 3 R में है, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, 1 3 R में होना चाहिए था, वो है, 1 3 R में है। लेकिन फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A के लिए बात चल रही होती है, फॉर ऑल के लिए हमेशा, तो मैं इनको भी तो देखूंगा ना, 3 1 है, 1 3 है, तो 3 और 3 ये भी आना चाहिए था, ये इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, कहानी 1 2 है, 2 से देखो 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है, ये काम बन गया। नेक्स्ट 2 1 है, 1 1 है, ठीक है, तो 2 1 होना चाहिए, वो तो है ही है, ठीक है। ऐसे अगर आप इसे देखते जाओगे ना, 2 3 है, अब लेकिन 3 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो कोई इशू नहीं है, कोई डिस्कार्ड भी नहीं करेगा। 2 2 है, 2 से कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 1 हो रहा है, 2 2 2 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 1 आना चाहिए, वो है ही है, तो ऐसा लगेगा कि सब हैं इसमें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ये वाला एलिमेंट 1 2 और एक ये वाला एलिमेंट 2 3, 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 कहां है इसमें? वो नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है जी, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट 2 1 है, ठीक है, 1 से कुछ और स्टार्ट हो रहा है, हाँ 1 से हो रहा है, 1 1, तो 2 1 वो तो है ही है, ठीक है। 2 3, 3 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, 1 1, 1 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इनसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, और ये वाला केस जो इसके साथ था उसमें है मेरे पास, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 है, 2 1 है, ठीक है, 1 1 है, 1 2 है, ठीक है, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, वो है, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 होना चाहिए, देखो यहां से 2 1 है, 1 2 है, लेकिन 2 2 ये होने चाहिए थे, 2 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गए होंगे वैसे, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई ऑर्डर में हो सकता है गलती हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहां, ठीक है, चलो आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट एक क्रॉस, ये तो ठीक है, हमने देख ली ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, हमने सारी रिलेशंस पढ़ ली, आई होप आपको ये समझ में आई हो, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट अब तक हमने 3 मतलब रिलेशंस पढ़ ली, मैंने आपको बताया था, इन सब रिलेशंस में से इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक ऐसी रिलेशन जो तीनों हो, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, जैसे ये रिलेशन आ गई,
ये इंपॉर्टेंट हो गई मेरे पास, समझ रहे हो, डबल स्टार लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ये रिलेशन आ गई। तो वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उन रिलेशंस को मैं बोलता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ऐसी रिलेशन आर एक सबसेट हो वही ए क्रॉस ए का, और वो आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो मैं इनको क्या बोलता हूं जी? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंस क्लास में और क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन अभी आप काइंड ऑफ डेफिनेशन समझना चाहो समझ लो, मैं अभी और क्वेश्चंस लिख रहा हूं। इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होती है? देखो इक्विवेलेंस क्लास, मान लो किसी एलिमेंट की क्लास बतानी हो मुझे, तो मैं इसे ऐसे डिनोट कर दूंगा इक्विवेलेंस क्लास, या फिर ऐसे इक्विवेलेंस क्लास, और या फिर सीधा सीधा ऐसे भी कुछ बुक्स लिख देती हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। क्या होता है? इक्वल टू ए। मैंने क्या बात बोली थी? मैंने बताया था ये एक ऐसे सेट है, ये पार्टीशंस हुए पड़े हैं, ठीक है। तो एक जो भी एलिमेंट था सर्कल, सर्कल के जैसे सारे एलिमेंट्स, मतलब सर्कल के साथ जो रिलेटेड हो, या एक हार्ट टाइप का एलिमेंट था उसके जैसे सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हों, वो सारे एक ही जगह आ जाएं, तो मैं इसे इक्विवेलेंस क्लास बोल रहा था। मतलब एक एलिमेंट, एक हार्ट, वो रिलेटेड हो, मतलब ए रिलेटेड हो किसी और एलिमेंट से, एक्स, वो एक्स होगा कहां से? सेट से आ रहा होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए बोल लो अभी यहां पर, समझ रहे हो। तो मैं सेट को बोलता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, पहले हमारे पास सेट आया, फिर मेरे पास रिलेशन आया। रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, कुछ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन था। रिलेशन के बाद मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी रिलेशन कौन कौन सी होती हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन जो तीनों रिलेशंस हों उनको हम नेचुरल रिलेशंस बोलते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही वो रिलेशंस होती हैं जो एक सेट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम आगे फिर हमारी हेल्प होती है। तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ी। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, जो भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगी ना उसी में इक्विवेलेंस क्लास होगी, क्योंकि वही तो डिवाइड हो रही है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन ही तो डिवाइड कर रहा था, तो यही इक्विवेलेंस क्लास होगी। अब इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होगी? किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो उस एलिमेंट, वो एलिमेंट उन सब रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो एक्स के साथ रिलेटेड हो, फॉर ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू द सेट, उसे इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। अब अगर मान लो इसमें इक्विवेलेंस क्लास ये होती, एक A1 और एक A2, मान लो कि ये दो इक्विवेलेंस क्लास आ गई, तो इन इक्विवेलेंस क्लास के सेट को क्या बोलूंगा मैं? कोशेंट सेट। समझ गए? बस आसानी सी बात है। हालांकि कोशेंट सेट इंपॉर्टेंट है, हम इसे आगे पढ़ते हैं, कोशेंट सेट और होमोमॉर्फिज्म, तब हम इसकी पूरी कहानी देखते हैं, लिंकअप की क्या कहानी चल रही है। तो अभी यहां पर बस आपको डेफिनेशन पता रहनी चाहिए। कोशेंट सेट की डेफिनेशन क्या हो गई? कहानी अगर किसी को सुननी हो तो कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास को सेट में डाल दो तो वो कोशेंट सेट बन जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस क्लास हो गया, कोशेंट सेट। अब हम इन तीनों को ना, इन तीनों को अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं यहां पर, उन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं हम कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे और कोशेंट सेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके,